सो बच्चे आज कंटिन्यू करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ ही। तो कल हमने नियरली 3 बेसिस कंप्लीट किए थे और वो 3 बेसिस जो थे बेटा वो था सबसे पहले हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था हमारे पास सिमेट्री, ठीक है, और तीसरा था जर्म लेयर्स। तो बच्चे 3 पर्टिकुलर बेसिस थे जो हमने डील किए। तो आज जो है वो 4th बेसिस की बात करते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 4th बेसिस। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स सेलुलर लेवल ही रखेंगे, कुछ टिश्यू एंड कुछ ऑर्गन और कुछ ऑर्गन सिस्टम। और सिमेट्री कहती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एसिमेट्रिक होते हैं और कुछ रेडियली सिमेट्रिकल एंड कुछ बायलेटरल। और जर्म लेयर्स के बेसिस पे हमने अगेन 2 कैटेगरीज की थी, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड अब बच्चे एक बार बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस लेने जा रहे हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, दैट इज सिलोम। सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी। तो बच्चे ये वो कैविटी नहीं है जो हमने कल की गट कैविटी की तरह, ये गट कैविटी नहीं है बेटा, ये गट कैविटी के अलावा एक्स्ट्रा कैविटी है। तो बच्चे इस कैविटी को भी हम देखते हैं जर्म लेयर्स के हिसाब से, यानी कि एम्ब्रियोनिक टिश्यू के हिसाब से, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स के हिसाब से। तो बच्चे मैं एक बार सिलोम के बारे में बता देती हूँ पूरा कि एक्चुअली अरेंजमेंट है कैसा, ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मुझे सिलोम का क्या होता है, हमारे पास अगर ये ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो का क्रॉस सेक्शन है, बीच में गट कैविटी है, तो गट कैविटी के अराउंड सबसे पहले एंडोडर्म होगी और बाहर होगी एक्टोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। और बच्चे बीच में हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रही, सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक की। और सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक की क्यों, वो भी रीजन बताऊंगी मैं। तो बच्चे हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में मेसोडर्म होती है, और कल हमने जो एम्ब्रियोनिक सेक्शन बनाया उसमें मेसोडर्म जो थी वो पूरी फिल्ड थी यहाँ पे, यानी कि मेसोडर्मल सेल्स पूरे यहाँ पे स्टफ थे। तो बच्चे इस केस में जो है वो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्या है, कॉर्नर कॉर्नर में सेल्स हैं, ये भी मेसोडर्मल सेल्स, ये भी मेसोडर्मल सेल्स, और बीच में कैविटी है अदर देन गट कैविटी, इसको कहा जाता है सिलोम। तो क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि बच्चे सिलोम जो है वो बॉडी कैविटी है, लेकिन वो बॉडी कैविटी गट वॉल यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वॉल और बॉडी वॉल के बीच में होनी चाहिए। ये एम्ब्रियो की बॉडी है ना पूरी, उसका क्रॉस सेक्शन दिया गया और बीच में गट कैविटी थी जिसके अराउंड एंडोडर्म है। तो बच्चे सिलोम इज अ बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन गट कैविटी एंड बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल, यानी कि गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच में, ठीक है। तो गट कैविटी को बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम नहीं कहा जा सकता बच्चे, ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास ये है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। और दूसरी आइडेंटिटी बेटा ये है कि बच्चे ये सिलोम जो है यानी कि कैविटी जो है इट शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म, यानी कि अगर ये कैविटी मेसोडर्म से लाइंड नहीं होगी बच्चे, तो बच्चे उसे सिलोम नहीं कहा जाएगा, कभी भी नहीं, ठीक है। तो बच्चे इट शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म। सो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सिलोम उसी कैविटी को कहा जाएगा जो मेसोडर्म से सराउंडेड होगा, तो डिप्लोब्लास्टिक के केस में मेसोडर्म है ही नहीं, तो उनके केस में सिलोम हमेशा एब्सेंट रहेगा बेटा, ठीक है। क्योंकि जहां पे मेसोडर्म नहीं, मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं, वहां पे सिलोम नहीं बेटा। तो इट शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है बेटा, सिलोम की प्रॉपर्टी है कि ये लाइन होनी चाहिए मेसोडर्म से, और मेसोडर्म नहीं है तो मतलब सिलोम नहीं, ठीक है। तो बच्चे अब इस सिलोम के बेसिस पे हमारे पास अगेन 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिलोम। तो बच्चे वो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं,
वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है एसिलोमेट्स। ए टर्म यूज हो गया ना, मतलब विदाउट, तो ए टर्म डिनोट कर रहा है विदाउट सिलोम। एसिलोमेट्स। दूसरे है स्यूडोसिलोमेट्स। एंड तीसरा है ट्रू सिलोमेट्स यानी कि यूसिलोमेट्स। ठीक है, तो बच्चे एसिलोमेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which are without coelom, विदाउट सिलोम, यानी कि उनके पास बॉडी कैविटी नहीं होगी। एंड यस, इनमें वो सारे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मैं इंक्लूड कर रही हूँ जिनमें मेसोडर्म है ही। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक के केस में मेसोडर्म है ही नहीं। तो बच्चे इसमें आएगा सबसे पहला पॉरीफेरा, सेकंड फाइलम सीलेंट्रेटा। आप सीक्वेंस देखोगे तो हमने यही सीक्वेंस लिखा था, सीलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा, और बच्चे नेक्स्ट जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है। नेक्स्ट जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन बच्चे ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी, मेसोडर्म होने के बावजूद भी प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है वो हमारे पास एसिलोमेट आएगा। कल हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में जब डायग्राम बनाई थी तो डायग्राम में हमने मेसोडर्म को पूरा स्टफ कर दिया था ना। मेसोडर्म होने के बावजूद भी कैविटी तो नहीं बन रही थी उस स्ट्रक्चर में। तो बच्चे प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऐसा ही अरेंजमेंट होता है, उसमें कैविटी नहीं बनती है मेसोडर्म होने के बावजूद भी। ठीक है, तो इसीलिए प्लेटीहेल्मिन्थ एक लौता ऐसा ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम है जिसमें सिलोम नहीं होता। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स को एक लैंडमार्क लेके चलेंगे। ठीक है, तो बच्चे उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा कि वहां पे कैविटी बनेगी नहीं। ठीक है, बिल्कुल कल डिप्लोब्लास्टिक और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक का स्ट्रक्चर बताया था बिल्कुल इस तरीके से होता है उनमें। ठीक है, उसे बीच में मेसोडर्म होगी तो पूरी स्टफ्ड रहेगी या फिर मेसोडर्म होगा ही। ठीक, अब स्यूडोसिलोमेट्स की बात बताती हूँ। स्यूडोसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म हो गए जिनमें फॉल्स सिलोम होता है। ऑर्गेनिजम्स हैविंग फॉल्स सिलोम, ऑर्गेनिज्म जिनमें फॉल्स सिलोम होगा, दैट इज दे हैव मेसोडर्मल पाउचेस। अब ये मेसोडर्मल पाउचेस क्या है, इसे जानने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो यूसिलोमेट्स में ऊपर डील करूंगी, पहले डायग्राम इससे रिलेटेड बना लेते हैं। तो बच्चे ये डायग्राम बना रही हूँ इसका, ये है हमारे पास एम्ब्रियोनिक क्रॉस सेक्शन। ठीक है, स्यूडोसिलोम में बेटा ये, तो इसमें क्या रहेगा, हमारे पास बाहर एक्टोडर्म रहेगी, अंदर गट कैविटी है, अंदर एंडोडर्म रहेगी। ठीक है, और साइड से बच्चे मेसोडर्म जो है ना बेटा, वो पूरी स्प्लिट होके इस कॉर्नर में उस कॉर्नर में नहीं आ जाएगी, हमारे पास इस तरीके से लाइनिंग होगी उसकी, यानी कि छोटे छोटे सेल्यूलर पाउचेस बन जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर मेसोडर्मल पाउचेस। ठीक है, और उसके बाद बच्चे ये जो आपको इस पाउचेस के अंदर वाली जो कैविटी दिख रही है, दिस इज स्यूडोसिलोम। मेसोडर्मल सेल से लाइंड भी है, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में भी है, तो ये आ गया स्यूडोसिलोम। तो बच्चे इसमें क्या होता है, हमारे पास मेसोडर्मल पूरी तरह से स्प्लिट नहीं हो पाया, तो स्प्लिट ना होने की वजह से पूरी तरह हमारे पास इस सिलोम को कंप्लीट और ट्रू सिलोम नहीं कहा जा सकता। तो इसी वजह से ये वाला जो सिलोम है वो स्यूडोसिलोम है, यानी कि फॉल्स सिलोम। ठीक है, तो बच्चे अब इस सिलोम की बात करेंगे जो कि ट्रू सिलोम है। तो बच्चे इसके केस में ऑर्गेनिज्म को स्यूडो सिलोमेट नहीं, उल्टा यू सिलोमेट कहा जाता है, ईयू यानी कि ट्रू। तो बच्चे यूसिलोमेट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव ट्रू सिलोम।
ट्रू सीलोम यानी कि मेसोडर्म जो है पूरी तरह स्प्लिट हो जाएगा। तो इसके केस में क्रॉस सेक्शन बना रही है, यहाँ पे बना रही हूँ। ये एम्ब्रियोनिक क्रॉस सेक्शन है बेटा। अगेन बीच में गट वॉल है विद एंडोडर्म एंड बाहर एक्टोडर्म रहेगा। ठीक है। अब बच्चे इसमें क्या होता है, मेसोडर्म जो है ना वो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर जाती है, एक ये और एक ये। स्प्लिट होने का तरीका अलग अलग होता है, जिसकी वजह से अलग अलग कैटेगरीज भी बन सकती हैं, दैट इज शाइजोसिलोमेट्स और एंटीरोसिलोमेट्स। तो अलग अलग कैटेगरीज बन सकती हैं, बट हमें यहाँ पे जानना है सिर्फ ट्रूसिलोम के बारे में। तो बच्चे हमारे पास इसमें मेसोडर्म पूरा स्प्लिट हो गया, पाउच की फॉर्म में नहीं रहा, पूरा स्प्लिटिंग हो गया कॉर्नर टू कॉर्नर, एंड टू एंड। तो बच्चे जिसकी वजह से ये कैविटी बनी है ना, ये कैविटी को ट्रूसिलोम कहा जाएगा। ठीक है, दिस इज ट्रूसिलोम। ठीक है, और ये है हमारे पास मेसोडर्म, ये दोनों लेयर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सीलोम। तो बच्चे अब सबसे पहले मैं बताऊंगी स्यूडोसीलोम किसमें होता है और ट्रूसीलोम किसमें होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ तक तो सीलोम है ही नहीं, बात ही खत्म करते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज सीक्वेंस में एस्केल्मिन्थ। स्यूडोसीलोम सिर्फ उसमें होगा, बाकी इसके बाद एस्केल्मिन्थ के बाद स्टार्ट हो जाता है ना एनालिडा। तो एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक अब सबके पास ट्रूसीलोम रहता है। तो अगर आप खुद देख लो बिल्कुल सीक्वेंशियल है। सबसे पहले पॉरीफेरा आता है, देन सीलेंट्रेटा आता है, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, उसके बाद एस्केल्मिन्थ फिफ्थ, और उसके बाद 6 से स्टार्ट करें एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, अकाइलोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड 11th कॉर्डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हो गया सीलोम वाला एस्पेक्ट कंप्लीट। तो एनालिडा वो पहले ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रू सीलोम देखने को मिला। सीलोम की फॉर्मेशन पहले हो चुकी थी, लेकिन वहां पे ट्रू सीलोम नहीं बन पाया, यानी कि पाउचेस बने मेसोडर्म के, ट्रू कंप्लीट स्प्लिटिंग नहीं हुई। दैट्स व्हाई स्यूडो सीलोम, स्यूडो टर्म जो है वो डिनोट करता है फॉल्स को, स्यूडो मतलब फॉल्स। तो बच्चे फिफ्थ जो है हमारे पास वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, सो मेटामेरिज्म मींस सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, जिसमें सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं इंटरनल सेगमेंटेशन भी होती है। इंटरनल मतलब ये नहीं है कि बॉडी के अंदर सेप्टास हमेशा ही बने होंगे, पर ऐसा होता है कि हर एक ऑर्गन का अरेंजमेंट सेगमेंट वाइज होगा, मेम्ब्रेन हो या ना हो सेपरेशन के लिए इंटरनली, बट ऑर्गन्स का पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, यानी कि ये ओपनिंग इस सेगमेंट में मिलेगी तो उसी में मिलेगी, ये स्ट्रक्चर इस सेगमेंट में मिलेगा तो वही उसी सेगमेंट में उसी रीजन में देखने को मिलेगा हर एक ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलता है। तो बच्चे मेटामेरिज्म इसीलिए एक स्पेशल तरह का सेगमेंटेशन हुआ, जिसमें बॉडी में एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल पार्टीशंस देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नली विजिबल और इंटरनली अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स जो है वो एक्सटर्नल सेगमेंट के अकॉर्डिंग ही अरेंज होंगे। ठीक है, सो मेटामेरिज्म इज अ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी जिसमें एक्सटर्नल भी होगी और इंटरनल भी होगी, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन होती है। और बच्चे इस तरीके के मेटामेरिज्म किसमें पाया जाता है? अब यहाँ पे कोई कैटेगरीज नहीं है बेटा, या तो मेटामेरिज्म होगा या तो नहीं होगा, सिंपल सा। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है जो इंक्लूडेड है वो है एनालिडा। एनालिडा हमारे पास पहली कैटेगरी है जिसमें मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप अर्थवॉर्म में, ये इस तरीके का अर्थवॉर्म का बॉडी है, ठीक है, आप इस तरीके से सेगमेंट देख पाते हो रिंग लाइक। तो मुझे रिंग लाइक सेगमेंट्स जो है ये इनकी बॉडी को एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास मेटामेरिज्म। तो एनालिडा, उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, कॉकरोच में भी देखने को मिलता है सेगमेंटल अरेंजमेंट। उसमें इनफैक्ट आप टेस्टिस के केस में बताओगे कि टेस्टिस इतने से इतने सेगमेंट में अरेंज है।
उसके बाद लेग्स इतने से इतने पोर्शन तक है, इतने सेगमेंट्स तक है, तो ऑर्थ्रोपोडा। और बच्चे लास्ट है कॉर्डेटा। अब आप बोलो कॉर्डेटा यानी कि हम ह्यूमंस हैं, हमने तो नहीं देखा, आपने रिब्स का अरेंजमेंट डिटरमाइन किया है। रिब्स का अरेंजमेंट चेस्ट कैविटी में पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ही रहता है। एक्सटर्नल सेगमेंट्स गायब हो चुके होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद, एक्सटर्नल सेगमेंट्स नहीं दिख पाते, बट इंटरनल अरेंजमेंट अभी भी कुछ ऑर्गन्स का हमारा सेगमेंट वाइज ही है। तो दैट्स व्हाई कॉर्डेटा में भी आप सेगमेंट्स देख पाते हो, इनिशियल स्टेजेस में ही सही बट देख पाते हो। तो इस तरीके से हमारे पास ये है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म सिर्फ 3 कैटेगरीज में, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड लास्ट वाला कॉर्डेटा, ठीक है, सिर्फ 3। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो बॉडी रेगुलेशन के बेसिस पे है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे, यानी कि होम्योस्टेसिस के बेसिस पे। सो बच्चे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे वी हैव 2 कैटेगरीज अगेन, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम है पोइकिलोथर्म्स। तो बच्चे ये वो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। जैसे बाहर का टेम्परेचर होगा वैसे उनकी बॉडी का अंदर का भी टेम्परेचर होगा। बाहर फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो बॉडी का भी टेम्परेचर फ्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑर्गेनिजम्स कुछ बेसिक और मैकेनिज्म्स भी शो करते हैं। विंटर्स में वो खुद को हाइड कर देते हैं, हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, है ना। तो हाइबरनेशन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली देखने को मिलता है, मोस्टली, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स दे कांट रेगुलेट और मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। Their body temperature is dependent on external environment। और बच्चे मैं बता दूं, इसमें एग्जाम्पल है पॉरीफेरा टू कॉर्डेटा। अब आप बोलो कि पॉरीफेरा से कॉर्डेटा तक तो सारे आ गए, पर कॉर्डेटा में सब नहीं, अप टू रेप्टिलिया ओनली। हमारे पास एक सीक्वेंस आएगा कॉर्डेटा में क्लासेस का, आप पढ़ोगे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, उसके बाद फर्दर हमारे पास ट्रू वर्टिब्रेटास आ जाएंगे जिसमें फिशेस पढ़ोगे, एम्फीबियास, रेप्टाइल्स पढ़ोगे। तो रेप्टाइल्स तक हमारे पास सब कोल्ड ब्लडेड है, सब। यानी कि आपको कॉर्डेटा में जब क्लास लेवल करना है तो वहां पे रेप्टिलिया तक सब कोल्ड ब्लडेड रहेंगे। लेकिन 2 कैटेगरीज है, यानी कि बर्ड्स वाली जिसे आप एव्स कहते हो, और दूसरी मैमल्स। तो एव्स एंड मैमल्स, सिर्फ ये 2 कैटेगरी है जिनमें वार्म ब्लडेड अरेंजमेंट रहता है। और बच्चे वार्म ब्लडेड अरेंजमेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। सिर्फ यही 2 ऑर्गेनिज्म है जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा, और यही 2 ऑर्गेनिज्म है जो कि वार्म ब्लडेड रहते हैं। सो वार्म ब्लडेड, another name for this warm blooded organisms is homeotherms। So बच्चे they can regulate their body temperature, irrespective of एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कुछ भी चेंजेस हो रही है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। जैसे कि हम बाहर टेम्परेचर कितना भी हो, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा बेटा। सो बच्चे एव्स एंड मैमेलिया, these are 2 organisms, so 2 categories actually, 2 classes which have warm blooded organisms। सो बच्चे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे ये कैटेगरी। एंड फर्दर अब मैं जाने वाली हूँ एनाटॉमिकल अरेंजमेंट पे, यानी कि बॉडी के अंदर वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम यहीं पे डील करके चलेंगे, ताकि आगे जाके हम सिर्फ डिस्कस करें कि कौन सी चीज क्या है, ठीक।
तो बच्चे क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है ना सब जगह मेंशन नहीं किए गए, कुछ टॉपिक्स डायरेक्टली मेंशन किए गए हैं डिटेल में और कुछ नहीं किए गए, बट कंपैरिजन के लिए हमें इसका रिक्वायरमेंट रहेगा ताकि कल को हम नाम एक्चुअली कंपेयर कर सके और भूले ना। तो बच्चे अब 7th पॉइंट है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम किस बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे ऑर्गेनिज्म को, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से एनालाइज करना है। तो बच्चे एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है लाइक हाइड्रा, में बता देती हूँ, ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, ये हाइड्रा। तो हाइड्रा के केस में क्या होता है, माउथ की जो ओपनिंग होती है ना, तो बच्चे वहां से ही फूड अंदर भी जाता है और वहां से रिलीज भी होता है। एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जिसमें ट्रू माउथ होता ही नहीं इस तरीके का, यानी कि छोटे छोटे पोर्स हैं, उनसे फूड अंदर आएगा, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स से फूड अंदर आएगा और इस बड़े वाले से बाहर वेस्ट मटेरियल, इसमें इसी से अंदर आ रहा है और इसी से बाहर। और एक वो पैटर्न होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म का एक तरफ माउथ है, माउथ की ओपनिंग है, और दूसरी तरफ एनस की ओपनिंग, इस तरीके से दो ओपनिंग्स। तो ये तीनों केस कंसीडर करने में यहाँ पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, या तो एब्सेंट होगा, जैसे इस केस में ट्रैक तो कोई नहीं है ना। क्यों ट्रैक नहीं है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, फूड अंदर तो आता है पर डाइजेस्ट कैविटी में नहीं होता। जब तक फूड डाइजेस्टिव किसी कैविटी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उस कैविटी को, उस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास ऐसा केस जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक ही नहीं होता, यानी कि फूड कैविटी में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, आने के बावजूद भी सेल्स में डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी कंप्लीटली, और बच्चे ट्रू माउथ कहीं पे भी नहीं दिख रहा, ठीक है, कितने सारे पोर्स हैं। तो बच्चे ऐसे केस में कहा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट रहेगा। तो ये पैटर्न देखने को मिलता है बेटा पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा में। सो पॉरीफेरा वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऐसी बॉडी होती है, बहुत सारे पोर्स से फूड आएगा, इस कैविटी में आएगा, लेकिन कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होगा, सेल्स टेकअप करेंगे इस वॉल के, हमने लाइंस बनाई है वो एक्चुअली सेल्यूलर वॉल्स है, तो ये सेल्स टेकअप करेंगे और फूड को सेल्स के अंदर ही डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे दूसरा केस है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट का मतलब, इनकम्प्लीट का मतलब है हमारे पास एंट्री ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, both occurs from same opening, वो सेम ओपनिंग से होगा, यानी कि एक सिंगल ओपनिंग होगी, जैसे कि इस केस में है। तो इनकम्प्लीट अरेंजमेंट ये है, और ऐसा केस है हाइड्रा में। तो मतलब माउथ और एनस सेम ओपनिंग में, माउथ और एनस की तरह काम किया, दूसरा ओपनिंग नहीं दिख रहा ना हमें, तो इस तरीके के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड इन सीलेंट्रेटा, यानी कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, टीनोफोरा, और तीसरा यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक पहला ऑर्गेनिज्म प्लेटीहेल्मिन्थ्स, तीनों में मिलेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं ये पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा का जब क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है इस तरीके से बनाया जाता है, तो हमारे पास इस तरीके से पोर्स है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ट्रैक्ट डाइजेस्टिव तक नहीं कह सकते जब तक वहां पे डाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रही, यहाँ पे डाइजेशन हो रही है, यहाँ पे डाइजेशन हो रही है, इसलिए ये ट्रैक डाइजेस्टिव ट्रैक है, लेकिन फूड की एंट्री और रिमूवल ऑफ वेस्ट दोनों एक ओपनिंग से हो रहा है, ठीक है। और तीसरी ओपनिंग, तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी कंप्लीट। तो बच्चे वी हैव टू डिफरेंट ओपनिंग्स फॉर एंट्री ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। माउथ अलग होगा
एनएस अलग होगा। और बच्चे बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको इसके आगे दिख रहे हैं, एस्केलमेंट से लेकर कॉर्डेटा तक, सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहेगा। सो एस्केलमेंट्स टू कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है माउथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेने जा रही हूँ वो है सर्कुलेशन का, जिसमें कैटेगराइजेशन होती है सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे कि वो ओपन है या फिर क्लोज्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सर्कुलेशन। तो 8 पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें ब्लड जैसे फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट करके ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चे कुछ ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल एब्सेंट है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी सिंप्लीफाइड है, कुछ केसेस में वो इतनी सिंप्लीफाइड है कि डायरेक्टली बाहर से एक्सचेंज हो सकता है। तो सेल अपना काम बाहर से इनटेक करते हैं, बाहर से ही रिलीज कर देते हैं। और बॉडी इतनी सिंपल है कि एक्सट्रीम और बहुत ज्यादा स्पेशलाइज सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो बच्चे ऐसे अरेंजमेंट जिसमें स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में वाटर जो है, वाटर करंट, फूड जो है वाटर करंट से आ जाता है, गैसेस वाटर करंट से आ जाती है, और सिमिलरली सेल जो है वो बॉडी सरफेस से एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद सीलेंट्रेटा, उसके बाद टीरोफोरा, उसके बाद प्लेटिहेलमिन्ट्स भी, और अल्टीमेटली एस्केलमेंट्स भी। एस्केलमेंट्स जिसमें स्यूडोसिलोम है, अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्यूडोसिलोम रहेगा। तो मुझे सारे ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट ही है, वो सिंप्लीफाइड बॉडी है। हाँ, ऑल्दो थोड़ा फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा मेसोग्लिया में जो थोड़ा बहुत एक्सचेंज करता है, बट अदरवाइज स्पेशलाइज सिस्टम तो नहीं है। उसके बाद हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं सर्कुलेटरी, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा वो सिस्टम है जिसमें क्या होता है, अगर पल्सेटाइल स्ट्रक्चर, मैं ये हार्ट जैसा स्ट्रक्चर जरूर बना रही हूँ, बट जरूरी नहीं है कि हार्ट हो, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास पल्सेटाइल कोई भी स्ट्रक्चर है, पल्सेटाइल यानी कि पंप करने वाला, तो उससे ब्लड वेसल आती है, आर्टरी और वेन, आर्टरी एंड वेन। तो आर्टरी क्या करती है, एक ट्रू कैविटी में या फिर कैविटी में, ब्लड से भी अगर कैविटी है हमारे पास, ठीक है, तो बच्चे कैविटी में वो ब्लड रिलीज कर देगी। वो कैविटी जहां पे बहुत सारे टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे, वहां पे वो ब्लड रिलीज कर देगी, और सेल जो है वो डायरेक्टली आएंगे इन कांटेक्ट में सेल्स के साथ। तो आर्टरी से अगर ब्लड आ रहा है तो वो डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में आएगा, तो सेल ब्लड के साथ डायरेक्ट एक्सचेंज करेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा बच्चे। तो बच्चे इस तरीके से हमारे पास अल्टीमेटली वो ब्लड वेन में चला जाएगा और फिर वापस से ऑक्सीजनेट होकर पंप होगा। तो ब्लड आया, सेल को बात किया उन्होंने डायरेक्टली, सेल ने डायरेक्टली एक्सचेंज किया, और उसके बाद ब्लड चला गया अंदर, ठीक है, वेन में, और वापस से पल्सेटाइल स्ट्रक्चर के पास। तो बच्चे इसी केस में ब्लड डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सेल्स, ठीक है, ताकि एक्सचेंज हो सके। तो बच्चे ऐसा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में पाया जाता है मैं वो बताती हूँ। तो बच्चे हमारे पास सबसे पहले तो है ऑर्थ्रोपोडा, क्योंकि सीक्वेंस में बाद में एस्केलमेंट्स के बाद एनालिड आना चाहिए, वो हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो नेक्स्ट कैटेगरी में आएगा। तो ऑर्थ्रोपोडा, उसके बाद
मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, इनमें हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड यस हेमिकॉर्डेटा भी, हेमिकॉर्डेटा, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कुछ और ऑर्गेनिज्म में जो आगे एक्सेप्शन में लिखूंगी वो अलग से। तो बच्चे ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, एंड मैं बता देती हूँ मोलस्का के केस में एक एक्सेप्शन भी है। तो मोलस्का हैज एन एक्सेप्शन, जैसे कि ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, दैट इज सिफेलोपॉड। सिफेलोपॉड इज द ऑर्डर, सॉरी क्लास। तो हमारे पास हम फाइलम लेवल कर रहे हैं ना अभी, तो सिफेलोपॉड एक क्लास है, ठीक है, किसकी? मोलस्का की, फाइलम मोलस्का की क्लास है, किंगडम फाइलम क्लास। तो बच्चे सिफेलोपोडा क्लास के ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्थ्रोपोडा भी आता है, तो सिफेलोपोडा जो है इट हैज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक्सेप्शन है मोलस्का में, ठीक है। तो सारे मोलस्का सिर्फ सिफेलोपोडा को छोड़ के बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपको अलग से नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि मोलस्का में कैसा सिस्टम है सर्कुलेटरी, ओपन या क्लोज। आपको मार्क ओपन ही करना, बस जस्ट अपने रेफरेंस के लिए लिख लो कि सिफेलोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। अब बच्चे ओपन के बाद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि हमारा है, हमारे केस में क्या होता है, ब्लड आर्टरी से जब आता है वो डायरेक्टली सेल के पास नहीं आता, वो कैपिलरीज के थ्रू ही मूव करता ना। तो सेल कभी भी डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, वो कैपिलरी के कांटेक्ट में होते हैं और उसके साथ ही एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रेजेंट ब्लड के साथ ही एक्सचेंज करेंगे। तो हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में cells do not comes in contact with blood, and blood remains always in capillaries, ठीक है। और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन एनालिडा, एनालिडा में पाया जाता है, और एनालिडा में एक ऑर्गेनिज्म का एक्सेप्शन है, पूरी क्लास का नहीं। एनालिडा में एक्सेप्शन है हमारे पास हिरिडिनेरिया, हिरिडिनेरिया जिसे लीच कहा जाता है, उस हिरिडिनेरिया में बच्चे हमारे पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिडा का एक लोता ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, बल्कि सब एनालिडा में जो एस्केलमेंट्स के बाद आ रहे हैं ऑर्थ्रोपोडा से पहले सब में क्लोज रहेगा। एनालिडा एंड कॉर्डेटा, कॉर्डेटा लास्ट कैटेगरी है। तो कॉर्डेटा में भी दो क्लासेस, दो सब किंगडम, इनफैक्ट तो सब किंगडम ऐसे हैं जिसमें हमारे पास एक्सेप्शन रहेगा। तो एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन सब किंगडम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ये हमें पढ़ने हैं बेटा अलग से, इसलिए मैं इनका नाम लिख रही हूँ। सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा इन दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, बाकी सब कॉर्डेटा में क्लोज्ड, ठीक है। तो बच्चे ये है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चे अब हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की, सिस्टम में स्ट्रक्चर्स, क्योंकि बच्चे रेस्पिरेशन तो ऑर्गेनिज्म करेगा, कुछ नहीं भी करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चे उसके लिए उनको रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की जरूरत हो सकती है। तो बच्चे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर आइदर एब्सेंट, एब्सेंट एज इन केस ऑफ पॉरीफेरा टू एस्केलमेंट्स अगेन। तो पॉरीफेरा से एस्केलमेंट्स में इनके सिंपलर स्ट्रक्चर है, तो वो डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और गैसेस। पॉरीफेरा टू एस्केलमेंट्स, कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, बॉडी सरफेसेस से ही सारा एक्सचेंज होता है। तो बॉडी सरफेसेस, उसके बाद जिनमें प्रेजेंट है उनकी बात करते हैं। तो प्रेजेंट एनालिड की बात सब में प्रेजेंट है। तो एनालिड में कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, एनालिड में उसकी स्किन जो है वो स्पेशलाइज्ड तरीके से डिजाइंड है बेटा।
तो उसके केस में जो रेस्पिरेशन होती है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है। क्यूटेनियस यानी कि स्किन रेस्पिरेशन। तो मतलब एनालिडा के केस में स्किन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो कि रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज बनाया गया है। उसके बाद प्रेजेंट के बाद ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में बहुत सारे स्ट्रक्चर बेटा। ऑर्थ्रोपोडा में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर। इंसेक्ट्स में ट्रैकिया, वाटर बेस्ड होंगे तो गिल्स, और कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जिसमें बुक गिल्स और बुक लंग्स भी होते हैं। बुक गिल्स एंड बुक लंग्स, क्योंकि इनके केस में क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से बुक जैसे पेपर्स होते हैं ना, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है गिल्स का भी, और लंग्स में भी इस तरीके से इंसीजन पैटर्न्स दिखते हैं। दैट्स व्हाई बुक लंग्स एंड बुक गिल्स। ठीक है, बहुत पुराना और प्रिमिटिव अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्थ्रोपोडास का। उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का। मोलस्का के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मेंशन तो नहीं किए गए हैं, बट फिर भी हम कंसिडरेशन में रखेंगे, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रक्चर रिलेट नहीं कर पाते कि ये स्ट्रक्चर किसका है। तो बच्चे, अगर आपके पास कंफ्यूजन होती है कि अगर आपको दिया जाता है कि ट्रैकिया किसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, तो ऑप्शन में ऑर्थ्रोपोडा भी है, मोलस्का भी है। और अगर आपको दोनों में डाउट लग रहा है तो मोलस्का का अगर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर याद आ जाएगा तो आप ऑब्वियस हो जाओगे ऑर्थ्रोपोडा को लेकर। ठीक है, यानी कि एक ऑप्शन माइनस हो जाता है। सो दैट्स व्हाई कंसिडरेशन करना जरूरी होती है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं है कि मोलस्का के केस में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है क्या। तो हम क्या करेंगे, उसके फिर उस केस में क्या करेंगे, हम सोचने की कोशिश करेंगे कि मोलस्का में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, तो हम मिसलीड होकर मार्क कर सकते हैं। तो बेटर है कि एक बार नाम सुन लिया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा बहुत ही माइंड में रहे। तो बच्चे, इसके केस में मोलस्का के केस में हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड गिल्स होते हैं जिन्हें टेनिडिया कहा जाता है। टेनिडिया यानी कि फेदर गिल्स। उसके बाद अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा में भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक ही नाम लूंगी, दैट इज ट्यूब फीट। अदरवाइज ट्यूब फीट के अलावा हमारे पास जेनिटल बर्स से है, पेरिस्टोमियम गिल्स है, ठीक है, क्लोएकल अपरेटस है। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में बच्चे सिंपल सा है, गिल्स। और फिर लास्ट है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हमारे पास कुछ में गिल्स देखने को मिलेंगे एंड कुछ में लंग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कॉर्डेटा में एम्फीबिया के केस में क्या है, एम्फीबिया के केस में भी मैं बता दूंगी। एम्फीबिया के केस में आपको गिल्स भी दिखेंगे, यानी कि जैसे कि टैडपोल लार्वा में होता है, लंग्स भी होते हैं। उसके अलावा इसके केस में स्किन से रेस्पिरेशन भी होती है, और इसकी जो बकल कैविटी है ना, बकोफेरेंजियल कैविटी इनफैक्ट, उससे भी होती है। तो बच्चे, अगर सोचो फ्रॉग हाइबरनेशन पे गया है तो बच्चे उसको ब्रीथ कर रहा है नॉस्ट्रिल से, तो सारी मड जो है उसके नोस्ट्रिल्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाएगी। तो बच्चे वहां पे वो स्किन का यूज करता है। टैडपोल लार्वा लैंड में नहीं आ सकता, स्ट्रिक्टली गिल को यूज करता है, बट लैंड एरिया में लंग्स और बकोफेरेंजियल कैविटी एम्फीबियास यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक्सेप्शन हमारे पास है कॉर्डेटा में। अदरवाइज बाकी सब के केस में ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहेंगे जो हेल्प करते हैं। तो बच्चे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स 10th फीचर। तो excretory structures are firstly absent in case of porifera, coelenterata and ctenophora. ये तीनों कैटेगरीज में एब्सेंट है, porifera, coelenterata and ctenophora। इन तीनों कैटेगरीज में एब्सेंट रहेगा एंड फर्दर प्रेजेंट इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो प्रेजेंट के केस में सबसे पहले मैं बात करूंगी प्लेटिहेल्मिन्थ्स की। तो बच्चे, प्लेटिहेल्मिन्थ्स के बच्चे जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो स्पेशल तरह का है जिसे कहा जाता है फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंटली नाम लिखा गया एनसीईआरटी में।
ठीक है। फ्लेम सेल्स इसीलिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से स्यूडोपोडियल एक्सटेंशंस है। ये सेल है बेटा, और सेल में एक कैनाल है इस तरीके से, यहाँ पे न्यूक्लियस ये बना रही हूँ। उसके बाद इसमें क्या होगा, कुछ सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि फ्लेम की तरह बीट करते हैं, जैसे हवा में कैंडल का फ्लेम मूव करेगा ना, बिल्कुल वैसे। तो इसीलिए फ्लेम सेल्स कहा गया। ठीक है, तो ये स्यूडोपोडिया एब्जॉर्ब करते हैं वेस्ट मटेरियल को इसके ट्रू सीलोम से। ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स के बाद एस्केल्मिन्थ्स। एस्केल्मिन्थ्स के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया गया एनसीईआरटी में, लेकिन मैं सिर्फ एक नाम लिखूंगी जिसे एच शेप्ड रेनेट सेल कहा जाता है। वो एच शेप्ड होते हैं, एच शेप्ड रेनेट सेल्स। ठीक है, उसके बाद एनालिडा। एनालिडा के केस में नेफ्रीडिया रहेगा, एंड ऑर्थ्रोपोडा के केस में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रीडिया इन एनालिडा एंड मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, और उसके बाद मोलस्का। मोलस्का के ना ही रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया था, ना ही एक्सक्रीटरी मेंशन किया गया। तो बच्चे इसके केस में है ऑर्गन ऑफ बोजानस। इसको स्ट्रिक्टली लर्न करने की जरूरत नहीं है मोलस्का के केस में, बस एक रेफरेंस जरूर रखना है बच्चे अपने पास। मोलस्का अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा में बच्चे एक बेसिक लेवल पे ट्यूब फीट ही हेल्प करता है। ठीक है, तो हम इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। और अकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद लास्ट में आएगा कॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा में क्या है, हेमिकॉर्डेटा में जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है प्रोबोस्सिस ग्लैंड। प्रोबोस्सिस ग्लैंड और अल्टीमेटली कॉर्डेटा में तो हमारे पास आ जाता है किडनी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स।